नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका प्रभावती पाठशाला में। दोस्तों, आज हम वाइट कॉलर क्राइम्स पढ़ेंगे, जिसे लॉ ऑफ क्राइम्स 3 भी कहा जाता है। जिसमें क्या होता है वाइट कॉलर क्राइम्स, मतलब लॉ ऑफ क्राइम्स 3 में क्या होता है। तो सबसे पहले हम 1 और 2 के बारे में जान लें कि लॉ ऑफ क्राइम्स 1 क्या होता है, लॉ ऑफ क्राइम्स 2 क्या है और लॉ ऑफ क्राइम्स 3 क्या है। तो 1 और 2 को हम जल्दी से जान लेंगे। तो भारतीय न्याय संहिता लिखेंगे नहीं हम, वरना टाइम लगेगा। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस को, जो कि पहले आईपीसी था, लॉ ऑफ क्राइम्स फर्स्ट के नाम से जाना जाता है, और सीआरपीसी जो कि अब बीएनएसएस बन चुका है, जिसे लॉ ऑफ क्राइम्स 2 कहते हैं, और उसके बाद डब्ल्यूसीसी वाइट कॉलर क्राइम, जिसे लॉ ऑफ क्राइम्स 3 कहा जाता है। इसको हम आज जान लेंगे एकदम बिल्कुल आसान से आसान तरीके से। तो पहला इसमें है कि कॉन्सेप्ट ऑफ वाइट कॉलर क्राइम, जिसमें डिफिनीशन, स्कोप, एवोल्यूशन एंड कॉन्सिक्वेंसेस। देखो, वाइट कॉलर क्राइम एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो नॉर्मल क्राइम्स जैसे चोरी या डकैती से काफ़ी अलग होता है। इसे पढ़े लिखे लोगों का गुनाह भी कहा जाता है। अब डिफिनीशन देखो, वाइट कॉलर क्राइम्स की सबसे फेमस डिफिनीशन सदरलैंड, जो कि एक सोशल साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1939 में दी थी। अ क्राइम कमिटेड बाय अ पर्सन ऑफ रिस्पेक्टेबिलिटी एंड हाई सोशल स्टेटस इन द कोर्स ऑफ हिज ऑक्यूपेशन। मतलब इसको तोड़ के समझेंगे। इसमें है हाई सोशल स्टेटस। ये क्राइम्स अमीर और रिस्पेक्टेड लोग करते हैं, जैसे डॉक्टर्स, लॉयर्स, सीईओज या पॉलिटिशियंस। इन द कोर्स ऑफ हिज ऑक्यूपेशन, मतलब ये ऑक्यूपेशन बेस्ड होते हैं। ये क्राइम वो अपने काम या बिजनेस के बहाने करते हैं। नो फिजिकल वायलेंस, इसमें खून खराबा या फिजिकल फोर्स नहीं होता, बल्कि फ्रॉड और धोखाधड़ी होती है। इसका विकास कैसे हुआ? पहले के ज़माने में लोग सिर्फ ब्लू कॉलर क्राइम्स जैसे चोरी, मारपीट को ही असली क्राइम्स मानते थे। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और बिजनेस बढ़ा, वाइट कॉलर क्राइम्स बढ़ने लगे। जब बड़ी कंपनीज बनी तो लोगों ने देखा कि बिजनेस के नाम पर फ्रॉड करके करोड़ों रुपए चुराए जा सकते हैं। तो 1939 में एडविन सदरलैंड ने पहली बार दुनिया को बताया कि वाइट कॉलर लोग भी बड़े क्रिमिनल्स होते हैं। आज के डिजिटल एरा में साइबर क्राइम्स और मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से ये क्राइम्स पूरी दुनिया में फैल चुके हैं। इसका स्कोप देखो, वाइट कॉलर क्राइम्स का स्कोप बहुत बड़ा है। इसमें अलग अलग सेक्टर्स के फ्रॉड शामिल हैं। एग्जाम्पल जैसे फाइनेंशियल फ्रॉड, कॉरपोरेट क्राइम्स, मेडिकल प्रोफेशन, लीगल प्रोफेशन, एजुकेशन सेक्टर। और फाइनेंशियल फ्रॉड में क्या, जैसे टैक्स इवेजन, मतलब टैक्स चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग और बैंकिंग फ्रॉड्स। टैक्स इवेजन और टैक्स प्लानिंग दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें होती हैं। टैक्स प्लान लीगली तरीके से किया जाता है, पर टैक्स का इवेजन बिल्कुल ही इलीगल तरीके से किया जाता है। कॉरपोरेट क्राइम्स में जैसे इनसाइडर ट्रेडिंग, मतलब स्टॉक मार्केट का गलत यूज़, फॉल्स अकाउंटिंग और ब्राइवरी। मेडिकल प्रोफेशन में नकली दवाइयाँ बेचना, अननेसेसरी टेस्ट करवाना या ऑर्गन्स की इलीगल ट्रेडिंग। लीगल प्रोफेशन में झूठे गवाह खड़े करना, डॉक्यूमेंट्स फोर्ज करवाना, जैसे कुछ भी
बर्थ सर्टिफिकेट किसी का नकली बन रहा है, किसी का आधार कार्ड नकली बन रहा है, पूरा इंसान ही मृत्यु पूरे इंसान की ही मृत्यु घोषित कर दी जा रही है सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के जरिए, सिर्फ फर्जी डॉक्यूमेंट्स के जरिए। एजुकेशन सेक्टर, जिसमें जैसे फेक डिग्रीज देना, डोनेशन के नाम पर मोटी फीस लेना, ये सारे हो गए एजुकेशन सेक्टर के वाइट कॉलर क्राइम्स। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? सबसे पहले ये जान लो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। इसकी तो अलग है, कैरेक्टरिस्टिक्स का ही मतलब होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब अगर हम जानना चाहें तो इसका होता है कि इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। तो अब हम जानेंगे कि WCC के क्या लक्षण होते हैं। ये क्राइम्स करने के लिए दिमाग चाहिए होता है, ताकत नहीं। इसमें अक्सर लोग अपने क्लाइंट या जनता का भरोसा तोड़ते हैं। इन क्राइम्स का पता बहुत देर बाद चलता है क्योंकि पेपर्स और अकाउंट्स में हेराफेरी की जाती है। इसमें कोई एक इंसान विक्टिम नहीं होता बल्कि पूरी सोसाइटी या इकोनॉमी इफेक्ट होती है, जैसे विजय माल्या, हर्षद मेहता का केस। तो अगर कोई पूछे कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, सबसे पहले इसमें इंटेलिजेंस, फिर ट्रस्ट ब्रीच होता है। इसका एक हिडन नेचर होता है, ना कि सबके सामने। विक्टिमाइजेशन में अगर देखा जाए तो केवल एक पर्सन को अफेक्ट नहीं करती बल्कि पूरे सोसाइटी को अफेक्ट करती है। फिर अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होते हैं। इसका असर किसी खून या डकैती से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। देश की इकोनॉमी कमज़ोर हो जाती है, करोड़ों रुपयों का नुकसान होता है जो गरीबों के भले के लिए यूज हो सकता था। लोगों का सिस्टम, बैंक्स और सरकार से भरोसा उठ जाता है। जब बड़े लोग क्राइम करके बच निकलते हैं तो सोसाइटी में मोरल वैल्यूज़ ख़त्म होने लगती हैं। लोगों को लगता है कि जैसे एक आपको थियरी पता होगी, इन्फ्लुएंशियल थियरी। तो जो किसी क्षेत्र में अच्छा है वो लोगों को इन्फ्लुएंस करता है कि और लोग भी उस क्षेत्र में अच्छे हों। पर अगर उसका मोरल ही ख़राब है, उसके मोरल वैल्यूज ही ख़राब है, तो लोग उससे भी इन्फ्लुएंस होते हैं। हेल्थ रिस्क, अगर मेडिकल सेक्टर में फ्रॉड हो जैसे नकली वैक्सीन्स, तो हज़ारों लोगों की जान जा सकती है। फिर लास्ट में इसका कंक्लूजन यही है कि वाइट कॉलर क्राइम्स इनविजिबल होते हैं पर इनका असर बहुत गहरा होता है। इन्हें रोकने के लिए स्ट्रिक्ट लॉज जैसे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, PMLA और CBI, ED जैसे एजेंसीज काम करती हैं। फिर जैसे कि हमने लॉ ऑफ क्राइम्स फर्स्ट में पढ़ा था कि किसी क्राइम को मानने के लिए कि यह क्राइम माना जाएगा या नहीं, हम सबसे पहले देखते थे मेंस रिया, एक्टस रियस, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, ये सारी चीज़ें। तो वही सारी चीज़ें अब यहाँ भी देखी जाएंगी। तो अब हम जानेंगे कि क्या इसमें मेंस रिया की ज़रूरत होती है। तो देखिए, वाइट कॉलर क्राइम्स के लीगल एस्पेक्ट्स को समझना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है क्योंकि ये नॉर्मल क्रिमिनल लॉ से थोड़ा हटकर काम करते हैं। मेंस रिया होता क्या है? क्रिमिनल लॉ का बेसिक रूल है एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंस सिट रिया। सिर्फ एक एक्ट किसी को गुनहगार नहीं बताता जब तक उसका इरादा गलत ना हो। अब देखो, वाइट कॉलर क्राइम्स में मेंस रिया सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। यहाँ गलती से कुछ नहीं होता, यहाँ बिलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन, जानबूझकर गलत दिखाना और डिसीट, धोखाधड़ी होती है।
इन क्राइम्स में इरादा साबित करना मुश्किल होता है क्योंकि क्रिमिनल्स इसे बिजनेस डिसीजन या टेक्निकल एरर का नाम देते हैं। अगर किसी सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को पता है कि उसकी कंपनी गलत बैलेंस शीट दिखा रही है तो उसकी नॉलेज ही उसका मेंसरिया मानी जाएगी। नेचर ऑफ लायबिलिटी, देखो नॉर्मल क्राइम्स में सिर्फ उस इंसान को पकड़ा जाता है जिसने गुनाह किया, पर वाइट कॉलर क्राइम्स में लायबिलिटी थोड़ी ब्रॉड होती है। कई बार सरकार ऐसे लॉज बनाती है जहां मेंसरिया प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर रूल टूटा है तो आप लाइबल हैं, जैसे इन्वायरमेंटल लॉज या फूड एडल्ट्रेशन। वाइकेरियस लायबिलिटी क्या होती है? तो इसका मतलब है कि एक इंसान अपने सबऑर्डिनेट के काम के लिए जिम्मेदार होता है। जैसे कोई बॉस है तो वो खुद से नीचे वाले के काम के लिए जिम्मेदार होगा अगर उसको इस बात की नॉलेज है कि इसने ये काम गलत किया है, पर फिर भी वो उसको मना नहीं करता है। देखो, अगर कंपनी के एम्प्लॉय ने फ्रॉड किया है तो डायरेक्टर्स को भी अकाउंटेबल ठहराया जा सकता है। ये वाइकेरियस लायबिलिटी है। कॉर्पोरेट लायबिलिटी क्या कहते हैं? कॉर्पोरेट लायबिलिटी किसको कहते हैं? क्योंकि कंपनी एक लीगल पर्सन है। हमने कंपनी लॉ में पढ़ा है कि कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। जिस दिन ही कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसी दिन से वो अलग एक लीगल पर्सन बन जाती है, खुद केसेस कर सकती है और उस पर केसेस किए जा सकते हैं। तो क्योंकि कंपनी एक लीगल पर्सन है इसलिए पूरी की पूरी कंपनी पर फाइन लगाया जा सकता है और उसका लाइसेंस कैंसिल किया जा सकता है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ, सबूत देने की जिम्मेदारी किसकी होगी? जनरल क्रिमिनल लॉ में रूल होता है कि इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी, लेकिन वाइट कॉलर क्राइम्स में ये थोड़ा बदल जाता है। कई स्पेशल लॉज जैसे पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट या एनडीपीएस में बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज्ड पर आ जाता है जिस पर आरोप लगा हुआ है। कोर्ट ये मानकर चलती है कि अगर आपके पास इलीगल प्रॉपर्टी अकाउंट्स मिले हैं तो गुनाह आपने ही किया है। अब आपको प्रूव करना होगा कि आप निर्दोष हैं। और यहाँ गवाह मतलब विटनेसेस से ज़्यादा पेपर ट्रेल, बैंक स्टेटमेंट्स और डिजिटल लॉग्स की वैल्यू होती है। मतलब यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। ज़्यादा क्या, बहुत ही ज़्यादा। सेंटेंसिंग पॉलिसी, सज़ा के क्या क्या नियम हैं? वाइट कॉलर क्रिमिनल्स अक्सर इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, इसलिए इनकी सेंटेंसिंग पर काफ़ी डिबेट होती है। कोर्ट्स का मानना है कि इन क्रिमिनल्स को सख्त सज़ा मिलनी चाहिए ताकि दूसरे लोग देश की इकोनॉमी से खेलने की हिम्मत ना करें। सिर्फ देखो, और इकोनॉमिक सैंक्शंस सिर्फ जेल काफ़ी नहीं होती, इन पर भारी फाइन लगाया जाता है और इनकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाती है। नो लीनियंसी, कोर्ट्स अक्सर इन क्राइम्स में रिहैबिलिटेशन मतलब सुधार की जगह पनिशमेंट पर जोर देते हैं क्योंकि ये क्राइम्स पूरी सोसाइटी के खिलाफ होते हैं। वाइट कॉलर वर्सेस ब्लू कॉलर, अक्सर देखा गया है कि इन क्रिमिनल्स को वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है, पर सुप्रीम कोर्ट के नए जजमेंट्स के हिसाब से इकोनॉमिक ऑफेंसेस को ग्रेव ऑफेंसेस की कैटेगरी में रखा गया है जहां बेल मिलना मुश्किल होता है। हम जल्दी से एक कंपैरिजन टेबल में नॉर्मल मतलब ब्लू कॉलर क्राइम्स, नॉर्मल वर्सेस वाइट कॉलर क्राइम्स का कंपैरिजन करेंगे। फीचर, वायलेंस, तो ब्लू कॉलर में फिजिकल फोर्स होता है मतलब हिंसा, और
वाइट कॉलर क्राइम्स में इंटेलेक्चुअल फ्रॉड होता है, मतलब धोखा। इसका बर्डन ऑफ प्रूफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट इन ब्लू कॉलर एंड इन वाइट कॉलर क्राइम्स ऑफन रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ। इम्पैक्ट where blue collar crimes only applied on individual, only give impact on individual. White collar crimes give impacts on society, economy and whole nation. इसमें पनिशमेंट क्या क्या होती है ब्लू कॉलर में? इम्प्रिजनमेंट, जेल। पर वाइट कॉलर में जेल प्लस हैवी फाइन प्लस प्रॉपर्टी सीजर। फिर अब हम जानेंगे कि वाइट कॉलर क्राइम्स, सोशियो इकोनॉमिक क्राइम ऑफेंसेस, ट्रेडिशनल क्राइम्स, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स एंड ऑक्यूपेशनल क्राइम्स में क्या अंतर है। ये आप टेबल जल्दी से पढ़ सकते हैं। वाइट कॉलर क्राइम, सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस, ट्रेडिशनल क्राइम, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और ऑक्यूपेशनल क्राइम्स का। फिर हम जानेंगे, देखो, वाइट कॉलर क्राइम्स वर्सेस ट्रेडिशनल क्राइम। ट्रेडिशनल क्राइम्स इन्हें ब्लू कॉलर क्राइम्स भी कहते हैं, जैसे मर्डर, थेफ्ट, रेप। ये अक्सर इमोशनल होते हैं, इनमें फिजिकल फोर्स यूज़ होता है और सोसाइटी इन क्रिमिनल्स को तुरंत बुरा मानती है। पर वहीं वाइट कॉलर क्राइम्स नॉन वायलेंट होते हैं, इनमें दिमाग और पेपर वर्क का यूज होता है। सदरलैंड के मुताबिक ये अमीर लोग करते हैं, इसलिए इनके साथ कोई क्रिमिनल स्टिग्मा जल्दी नहीं जुड़ता। अब वाइट कॉलर क्राइम्स वर्सेस सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस, इनमें अंतर समझेंगे। देखो, ये दोनों टर्म्स अक्सर एक दूसरे की जगह यूज होते हैं, पर इनमें एक बड़ा डिफरेंस है। सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस एक वाइडर टर्म है, इसमें वो क्राइम्स आते हैं जो सोसाइटी के वेलफेयर और देश की इकोनॉमी को चोट पहुंचाते हैं। एग्जाम्पल, फूड एडल्ट्रेशन, टैक्स इवेजन। पर वहीं पर वाइट कॉलर क्राइम नैरोअर है, इसमें स्टेटस और ऑक्यूपेशन ज़रूरी है। एग्जाम्पल, एक रिटायर्ड पेंशनर अगर गलत इनकम दिखाकर टैक्स बचाए तो वो सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंस है, पर वाइट कॉलर क्राइम नहीं, क्योंकि वो किसी हाई स्टेटस ऑक्यूपेशन में नहीं है। अगर यही अपने पद का, अपनी कुर्सी का यूज करके वो ऑफेंस करता तो इसे वाइट कॉलर क्राइम कहा जाता। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या होता है? ये एक बिजनेस ऑफ क्राइम है, इसमें एक प्रॉपर हायरार्की होती है, जैसे बॉस, अंडर बॉस, शूटर्स। इनका काम ही इलीगल होता है। एग्जाम्पल, ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन स्मगलिंग, एक्सटॉर्शन। इसमें डिफरेंस क्या होता है वाइट कॉलर क्राइम से? वाइट कॉलर क्राइम एक लेजिटिमेट, मतलब लीगल बिजनेस के अंदर होता है, जबकि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो होता है इसका पूरा बिजनेस ही इलीगल होता है। ऑक्यूपेशनल क्राइम्स क्या होती हैं? ये वो क्राइम्स हैं जो सिर्फ इसलिए पॉसिबल हैं क्योंकि आप उस नौकरी में हैं। इसमें दो टाइप्स होते हैं, एक ऑक्यूपेशनल, एक कॉरपोरेट। एम्प्लॉय अपनी कंपनी से चोरी करता है। एग्जाम्पल, ऑफिस का लैपटॉप घर ले जाना या पेटी कैश चुराना, तो ये ऑक्यूपेशनल क्राइम्स हो गए। वहीं कॉरपोरेट क्राइम्स, जब पूरी कंपनी मिलकर जनता को ठगती है। एग्जाम्पल, फॉल्स एडवर्टाइजिंग। अब वाइट कॉलर क्राइम में हम इनमें डिफरेंस क्या है कि वाइट कॉलर क्राइम हमेशा हाई स्टेटस से जुड़ा होता है, पर ऑक्यूपेशनल क्राइम एक पीएन या क्लर्क भी कर सकता है। तो इसकी क्विक समरी जान लेंगे कि सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंस सबसे बड़ा सर्किल है,
वाइट कॉलर क्राइम उसके अंदर एक छोटा पार्ट है और ऑक्यूपेशनल क्राइम भी इनके साथ ओवरलैप करता है। फिर लास्ट में एक संथानम कमेटी की रिपोर्ट 1964 पर बात करेंगे हम। देखो, इंडिया में वाइट कॉलर क्राइम्स और करप्शन को कंट्रोल करने के लिए दो बड़े रिपोर्ट्स ने फाउंडेशन रखी थी। इन्हें लॉ एग्जाम्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। वो कौन कौन सी रिपोर्ट्स हैं? संथानम कमेटी की रिपोर्ट 1964। इस कमेटी को 1962 में लाल बहादुर शास्त्री जी ने बनाया था और इसके चेयरमैन के संथानम थे। इसका असली नाम कमिटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन था, पर के संथानम के चेयरमैन होने की वजह से इसको संथानम कमेटी रिपोर्ट भी कहते हैं। अब इसकी की पॉइंट्स समझ लेंगे हम। वाइड स्प्रेड करप्शन। कमेटी ने पाया कि सरकारी डिपार्टमेंट्स में करप्शन बहुत गहरा फैल चुका है और डिस्क्रेशनरी पावर्स मतलब मनमर्जी की ताकत का गलत फायदा उठाया जा रहा है। डिफिनीशन ऑफ करप्शन। उन्होंने करप्शन को सिर्फ रिश्वत तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसमें वाइट कॉलर क्राइम्स जैसे टैक्स इवेजन, होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग को भी शामिल किया। इसमें और क्या बताया गया? सोशल डैमेज। रिपोर्ट में कहा गया कि ये क्राइम्स ट्रेडिशनल क्राइम से ज़्यादा खतरनाक हैं, क्योंकि ये सोसाइटी के मोरल फैब्रिक और इकोनॉमी को बर्बाद कर देते हैं। रिकमेंडेशंस। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। इस कमेटी की वजह से ही 1964 में CVC मतलब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बना, जो आज भी करप्शन रोकने की टॉप एजेंसी है। CBI का सेटअप हुआ। इन्होंने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI को और ज़्यादा ताकत देने की बात कही। स्ट्रिक्ट पनिशमेंट। इन्होंने सजेस्ट किया कि रिश्वत देने वाले मतलब ब्राइब गिवर को भी उतनी ही सज़ा मिलनी चाहिए जितनी रिश्वत लेने वाले को, और जल्दी फैसले के लिए स्पेशल कोर्ट बनाने की भी सिफारिश की गई। सेकंड रिपोर्ट कौन सी थी? वो थी कि 47th रिपोर्ट ऑफ द लॉ कमीशन 1972। इस रिपोर्ट का टाइटल था द ट्रायल एंड पनिशमेंट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑफेंसेस। इसमें सदरलैंड के वाइट कॉलर क्राइम कॉन्सेप्ट को इंडियन लीगल कंटेक्स्ट में एक्सपेंड किया। अब इसकी की पॉइंट्स हम समझ लेंगे। सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस। लॉ कमीशन ने पहली बार ये टर्म यूज किया। उन्होंने कहा कि ऐसे क्राइम्स जो पूरी सोसाइटी की इकोनॉमिक हेल्थ और पब्लिक वेलफेयर को अफेक्ट करें, उन्हें अलग कैटेगरी में रखना चाहिए। वो कौन सी कैटेगरी है? वो है सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इनमें मोटिव लस्ट और हेट नहीं होता, बल्कि एवेरिस मतलब लालच होता है। इसमें कोई एक इंसान विक्टिम नहीं होता, बल्कि कंज्यूमिंग पब्लिक या स्टेट विक्टिम होती है। और ये क्राइम्स बहुत ही सोच समझकर प्लानिंग के साथ किए जाते हैं। कमीशन ने सजेस्ट किया कि सोशियो इकोनॉमिक क्राइम्स में गिल्टी माइंड मतलब मेंसरिया प्रूव करना जरूरी नहीं होना चाहिए। सिर्फ इलीगल एक्ट ही सज़ा के लिए काफ़ी होना चाहिए, जिसको हमने लॉ ऑफ क्राइम्स फर्स्ट में ही पढ़ लिया था। इसको कहा जाता है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ। सबूत देने की जिम्मेदारी बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज्ड पर होनी चाहिए। वो ये साबित करे कि मैं निर्दोष हूँ। और इन्होंने एक यूनिक सजेशन दिया कि जो लोग ऐसे क्राइम्स में दोषी पाए जाते हैं, उनका नाम न्यूज़ में पब्लिसाइज बदनाम किया जाना चाहिए, ताकि सोशल स्टिग्मा बढ़े। क्योंकि बड़े लोगों को लोग जल्दी अपराधी मानते नहीं। मैंडेटरी इम्प्रिजनमेंट। कमीशन ने कहा कि सिर्फ फाइन लगाकर
छोड़ना गलत है, जेल की सज़ा मैंडेटरी होनी चाहिए। अब दोनों रिपोर्ट्स की एक कंपैरिजन टेबल देख लो आप, सैंथेनम कमेटी और 47th लॉ कमीशन रिपोर्ट। इसका प्राइमरी फोकस, सैंथेनम कमेटी का प्राइमरी फोकस था करप्शन इन पब्लिक ऑफिसेस, और 47th लॉ कमीशन का प्राइमरी फोकस था सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस वाइडली। इसका मेन आउटकम क्या निकला? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ CBC एंड CBI, और 47th लॉ कमीशन रिपोर्ट का शिफ्ट टुवर्ड्स स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी लॉज। इसमें इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हुए, जैसे एजेंसीज बनाई गई CBC और CBI। इसमें लीगल रिफॉर्म्स हुए, जैसे ट्रायल लॉज बदले गए। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा, और अगर आप को किसी एग्ज़ाम में लिखना है तो आप सिर्फ इन सारी हेडिंग्स को एक बार लिख लीजिए, और इसके अंदर जो है सिर्फ इसको पढ़ कर जाइए। सारी चीज़ें आप याद करके जा नहीं सकते हैं, सिर्फ इन हेडिंग्स को आप नोट्स में लिख लीजिए। अपने एक पेज लीजिए जिसमें केवल हेडिंग्स लिख लीजिए, और अंदर का आप एक बार और पढ़ सकते हैं रिवीजन के लिए। और बने रहिए हमारे इस YouTube चैनल के साथ। थैंक यू सो मच। और सारी वीडियोज़ के लिए कृपया चैनल को विजिट करिए। थैंक यू सो मच।